उधर युवराज रुद्रदेव ने खुद पारद को ढूंढने जाने का ऐलान कर दिया था और इधर सिद्धार्थ गुरबचन, सुकृति और गुल्लू के साथ ईटानगर से निकल गया था। सिद्धार्थ का मन बिल्कुल भी नहीं था कि वो ईटानगर छोड़कर जाए, लेकिन उसके सामने मजबूरी थी। सिद्धार्थ ने जब गाड़ी से बाहर देखा तो वो समझ गया था कि गुरबचन उसे उसके गांव की तरफ लेकर जा रहा है। गाड़ी को अपने गांव की तरफ जाता देखकर सिद्धार्थ के मन में किसी अनहोनी की आशंका तैर गई थी, क्योंकि वो गुरबचन से मात्र कुछ ही घंटे पहले मिला था। तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुरबचन किस तरह का आदमी है। उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरबचन उसे धोखा देकर उसे योगेंद्र सिंह के आदमियों को सौंपने ले जा रहा हो। इसलिए उसने गुरबचन से इस बारे में सवाल किया। तब तक वो गाड़ी एक खतरनाक अंधे मोड़ पर पहुंच चुकी थी और इससे पहले कि गुरबचन उसके सवाल का कोई जवाब देता कि सामने से आए हुए एक ट्रक ने सिद्धार्थ की गाड़ी को उड़ा दिया था। मोड़ होने की वजह से न तो सिद्धार्थ की गाड़ी की रफ्तार उतनी तेज थी और ना ही उस ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी, इसलिए गुरबचन ने आमने सामने की टक्कर होने से बचा लिया था। सिद्धार्थ की गाड़ी घसीटते हुए जाकर वहां लगे पेड़ों से टकरा गई थी। अंदर बैठे सिद्धार्थ, सुकृति और गुल्लू समेत गाड़ी चला रहे गुरबचन तक का कलेजा हिल गया था। ट्रक ड्राइवर पहले तो उतरकर सिद्धार्थ की गाड़ी की तरफ आया, लेकिन फिर पता नहीं क्यों वहां से भाग गया था। शायद वो अकेला था और इनकी संख्या ज्यादा देखकर वो डर गया था। आप ठीक हो सिद्धार्थ बेटा? गुरबचन ने सिद्धार्थ से सवाल किया। माने डर के वो हाँफ रहा था और सर्द मौसम होने के बावजूद पसीना उसके कानों तक बह रहा था। हाँ, मैं ठीक हूं, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और उसने सुकृति की ओर देखा, जो डर के मारे सहमी हुई थी। सिद्धार्थ ने उससे इशारों में ही पूछा कि वो ठीक है या नहीं, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया था। सुकृति को ठीक जानकर सिद्धार्थ के जान में जान आ गई थी। क्यों भाई, लड़की को पाकर भाई को भूल गया तू? मेरा भी हाल ले ले, मैं इधर सीट के नीचे आ गया हूँ। सिद्धार्थ को गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी तो उसने लपक कर पीछे वाली सीट के नीचे देखा तो पाया कि गुल्लू सच में सीट के नीचे फंसा हुआ था। माहौल चाहे जितना टेंशन वाला हो, इसको हमेशा चुहलबाजी सोचती रहती है, सिद्धार्थ ने अपने मन में कहा और गुल्लू को बाहर निकालकर सीट के ऊपर बैठा दिया था। आप मेरे गांव की तरफ क्यों जा रहे हैं गुरबचन अंकल? सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़कर अपना सवाल दोहराते हुए कहा। क्योंकि जहां हम जा रहे हैं उसका रास्ता यहीं से होकर जाता है, गुरबचन ने संक्षेप में जवाब दिया और गाड़ी से उतर गया था और गाड़ी का मुआयना करने लगा था। वो सब लोग सुरक्षित थे और अभी तक उनके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया था। मतलब साफ था कि गुरबचन ने गद्दारी करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो वास्तव में सिद्धार्थ को कहीं लेकर जा रहा था। गाड़ी का मुआयना कर रहे गुरबचन ने पाया कि ट्रक की टक्कर लगने की वजह से गाड़ी का एक कोना चिपक गया था। गाड़ी का ज्यादा नुकसान ना देखकर गुरबचन वापस गाड़ी में आकर बैठ गया था और उसके बाद उसने जब गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। कई बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी तो गुरबचन फिर से नीचे उतरकर मुआयना करने लगा था और जब उसने गाड़ी के नीचे देखा तो पाया कि वहां से डीजल गिर रहा था। गाड़ी का ऑयल पाइप फट गया था। गाड़ी का ऑयल पाइप फटा देखकर गुरबचन का मुंह उतर गया था, क्योंकि ना तो वो कहीं फोन करके दूसरी गाड़ी मंगा सकता था और ना ही इतनी रात को कोई मैकेनिक मिल सकता था जो उसकी गाड़ी को सही कर सके। उसका लटका मुंह देखकर सिद्धार्थ भी नीचे आ गया था। जब गुरबचन ने गाड़ी की हालत के बारे में बताया तो सिद्धार्थ ने कहा, मेरा गांव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वहां पर मेरी जान पहचान का एक मिस्त्री रहता है, वो जरूर मेरी मदद करेगा, मैंने उसकी कई बार मदद की है, सिद्धार्थ ने गुरबचन से कहा। लेकिन गुरबचन ने मना कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ का उसके गांव जाना उन्हें खतरे में डाल सकता है। उसने कुछ देर तक जुगाड़ लगाकर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की। ऐसा करते हुए उन्हें तकरीबन 40 मिनट बीत गए थे, लेकिन जब फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो उसने अनमने मन से सिद्धार्थ को अपने गांव जाकर मैकेनिक को बुलाकर लाने के लिए कह दिया। गुरबचन की परमिशन पाकर सिद्धार्थ जैसे ही कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसके पीछे से एक गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। ये गाड़ी ईटानगर की ही तरफ से आ रही थी। ईटानगर की तरफ से गाड़ी आती देखकर सिद्धार्थ के कान खड़े हो गए थे। इतनी रात को यहाँ गाड़ी आना ये थोड़ा अजीब है गुरबचन अंकल, जरूर ये योगेंद्र सिंह के आदमी होंगे।
सिद्धार्थ ने वापस आकर गुरबचन से कहा और फिर वो तीनों जाकर वहीं छुप गए थे। सामने से आ रही गाड़ी आकर उनके गाड़ी के पास रुक गई थी। सिद्धार्थ, गुरबचन और सुकृति तीनों सांसें थामे उस गाड़ी को देख रहे थे कि तभी उस गाड़ी का गेट खुला और उसमें से एक लड़की और एक लड़का उतर गए थे। वो दोनों उम्र से काफी यंग लग रहे थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी कहीं से वापस आ रहे थे। लगता है इनका एक्सीडेंट हो गया है और ये लोग गाड़ी को यहीं छोड़कर चले गए हैं। लड़की ने लड़के से कहा और लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया था। क्या हमें उन्हें ढूंढना चाहिए? हो सकता है उनको हमारी जरूरत हो। उस लड़की ने फिर से सवाल किया। यहाँ तो कोई नहीं है, हो सकता है कि वो आगे चले गए हों। हम आगे चलकर देखते हैं। लड़के ने जवाब दिया और दोनों जब कार में बैठने के लिए जाने लगे तो गुरबचन निकलकर बाहर आ गया और बोला, हम यहीं हैं और हमें सच में आपकी मदद की जरूरत है। गुरबचन को अचानक से बाहर आता देखकर सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे चला आया था। ठीक है, क्या चाहिए आपको? लिफ्ट? लड़के ने गुरबचन की ओर देखते हुए कहा। झाड़ियों से निकलकर सिद्धार्थ जब उस कपल के पास पहुंचा तो उसे न जाने क्यों कुछ अजीब सा लगा। उनके बात करने का तरीका उसे थोड़ा सा अलग लग रहा था और जब सिद्धार्थ ने हेडलाइट के उजाले में हल्का हल्का सा दिख रहा उनका चेहरा देखा तो वो उनके अलग बात करने की वजह समझ गया था। ये जाल है गुरबचन अंकल, भागो! सिद्धार्थ ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई एक्शन कर पाता, बिजली का झटका देने वाली 2 गोलियां आकर उसके और 2 आकर गुरबचन के शरीर में घुस गई थी। उन गोलियों के झटके से दोनों वहीं जमीन पर पड़कर तड़पने लगे थे। ये देखकर सुकृति भी चिल्लाते हुए बाहर आ गई थी और बाहर आते ही उसके भी शरीर में 2 गोलियां घुस गई थी। ये सच में एक जाल था। ये पूरा जाल योगेंद्र सिंह के आदमियों ने बिछाया हुआ था। वो ट्रक वाला जिसने सिद्धार्थ को टक्कर मारी थी वो ऐसे ही घबरा कर नहीं भागा था। उसने सिद्धार्थ को पहचान लिया था। चूंकि न्यूज में चलने की वजह से उसे ये मालूम था कि सिद्धार्थ ने क्या किया है, इसलिए उसने सीधा अपने जान पहचान के सिपाही को फोन कर दिया था। इत्तेफाक से उसने जिस पुलिस वाले के पास फोन किया था वो ये बात जानता था कि सिद्धार्थ को योगेंद्र सिंह ढूंढ रहा है और उसने ये बात योगेंद्र सिंह तक पहुंचा दी थी। चूंकि योगेंद्र सिंह के आदमी सिद्धार्थ को पूरे ईटानगर और उसके आसपास इलाकों में ढूंढ रहे थे, इसलिए वो सिद्धार्थ से ज्यादा दूर नहीं थे और सिद्धार्थ तक बहुत आराम से पहुंच सकते थे। योगेंद्र सिंह का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि ये सब एक्सीडेंट होने के मात्र 10 मिनटों के अंदर हो गया था। लेकिन उनके सामने एक संकट था। वो सिद्धार्थ की ताकत का नमूना देख चुके थे। वो जानते थे कि सीधे टकराने से वो सिद्धार्थ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस कपल को टारगेट किया और फिर उनकी मदद से सिद्धार्थ को धोखे से बेहोश कर दिया था। सिद्धार्थ का शरीर आंतरिक रूप से बहुत मजबूत था, इसलिए उसके ऊपर उन दोनों गोलियों के झटके का असर ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। अब हमें जाने दीजिए सर, उस कपल ने योगेंद्र सिंह के आदमियों की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, जाओ। उन आदमियों में से एक ने कहा। उसका नाम बल्ली था और वो भी गुरबचन की तरह योगेंद्र सिंह का खास आदमी था। बल्ली का आदेश पाते ही वो कपल गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया था। बांध दो इन तीनों को, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उन्हें ये तीनों जिंदा चाहिए, बल्ली ने अपने आदमियों से कहा और फिर उन्होंने गुरबचन, सिद्धार्थ और सुकृति को उठाकर बांध दिया था। उनका सबसे ज्यादा ध्यान सिद्धार्थ के ऊपर था क्योंकि वो उन्हें पहले एक बार पटखनी दे चुका था और साथ ही साथ उन लोगों को यह भी मालूम था कि सिद्धार्थ ने अकेले ही सिटी हॉस्पिटल में आतंकियों को पीट दिया था। इधर सिद्धार्थ को वो लोग कैद कर चुके थे और उधर पारद को ढूंढने जाने का ऐलान करने के बाद युवराज रुद्रदेव अपने कक्ष में बैठे हुए थे कि तभी उनकी सौतेली माँ महारानी अवंतिका वहां आ गई थी। महारानी अवंतिका को वहां आया देखकर युवराज रुद्रदेव अपने आसन से खड़े हो गए थे। छोटी माँ, आप यहाँ? युवराज रुद्रदेव ने चौंकते हुए सवाल किया। उनका महारानी अवंतिका का वहां आना थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब महारानी अवंतिका सीधे उनके कक्ष में आई थी। क्या मेरा यहाँ आना प्रतिबंधित है युवराज? महारानी अवंतिका ने युवराज रुद्रदेव से सवाल किया। नहीं छोटी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? आदेश दीजिए।
युवराज रुद्रदेव ने सिर झुकाकर कहा। वो अपनी मां महारानी विजया देवी और महारानी अवंतिका के बीच जरा सा भी फर्क नहीं करते थे। मैं आदेश देने नहीं बल्कि एक निवेदन करने आई हूं युवराज, महारानी अवंतिका ने कहा। एक मां अपने बेटे को आदेश ही देती है छोटी मां, निवेदन नहीं करती। यहां आने का प्रयोजन बताइए, युवराज रुद्रदेव ने कहा। मैं आपसे आपके बड़े भाई युवराज परमदेव के प्राणों की भीख मांगने आई हूं युवराज। आप उन्हें अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दीजिए। कहते हुए महारानी अवंतिका ने युवराज रुद्रदेव के पैर पकड़ लिए थे। महारानी अवंतिका देवी को अपना पैर पकड़ते देखकर युवराज रुद्रदेव एक झटके के साथ पीछे हट गए थे। ये क्या कह रही हैं छोटी मां? पता नहीं किस जन्म का पाप था जो मैं अब तक अपने पिताजी महाराज के शरीर की मुखाग्नि नहीं दे पाया हूं। अब मुझे और पाप का भागीदार ना बनाइए। ये कहकर युवराज रुद्रदेव महारानी अवंतिका के चरणों में बैठ गए थे। वो महारानी अवंतिका की चिंता को बखूबी समझ चुके थे। चूंकि युवराज रुद्रदेव पारद को ढूंढने के लिए निकल रहे थे और अगर वो पारद को ढूंढने में असफल हो जाते तो नियमों के मुताबिक नया ऊर्जा स्रोत पाने के लिए गद्दी पर बैठे हुए इंसान को कुंड समाधि लेनी पड़ती है। इसलिए जब युवराज रुद्रदेव ने युवराज परमदेव के नाम का ऐलान किया था तो वो खुश नहीं हुए थे और इसलिए महारानी अवंतिका भी वहां आई थी ताकि वो अपने पुत्र की जान बचा सके। ठीक है छोटी मां, मैं बड़े भाई को उत्तराधिकारी पद। इससे पहले युवराज रुद्रदेव अपनी बात पूरी कर पाते वहां पर एक आवाज सुनाई दी। कोई जरूरत नहीं है परमदेव को हटाने की। ये आवाज सुनकर युवराज रुद्रदेव ने सामने देखा तो पाया उनकी मां महारानी विजया चली आ रही थी। आखिर क्यों रोका था महारानी विजया ने युवराज रुद्रदेव को और कैसे छुड़ाएगा सिद्धार्थ अपने आप को योगेंद्र के आदमियों के चंगुल से? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।